Once again, good morning, all of you students. Today we will discuss about the economics of class 10, lesson second. Okay, this is the third video on this lesson. Page number 24. Topic is primary, secondary, and tertiary sector in India. Before this, yesterday I was discuss about the sectors in India, primary, secondary, and tertiary. But today we will discuss in our country what is the conditions and what is the situations of the three sectors of our country. That is the according to the employment, according to the GDP, and according to the sectors. What is the shares? Yeah, what share of the primary, secondary, and tertiary sector of the Indian इकोनॉमी। यानी कि हम बात करने वाले हैं आज की जो थ्री सेक्टर्स हमने कल डिवाइड किया था, पढ़ा था हम लोगों ने कि हमारे कंट्री में जो थ्री सेक्टर्स वर्क कर रही हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं और उसमें कितना किस सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री का इकोनॉमी सेक्टर में, यानी कौन सा सेक्टर से कितना हमारे देश का जीडीपी आता है। आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आप लोग पेज नंबर 24 जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। बेटा आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक जा रही है? एक बार रिप्लाई कर दीजिए आप लोग। ओके, तो दैट मेनली जो है आप लोग पेज में ग्राफ देखेंगे। ग्राफ नंबर 1 शो द प्रोडक्शंस ऑफ द गुड एंड सर्विसेज इन थ्री सेक्टर्स। यानी कि आपको ग्राफ दिया गया है 70-71 का और 2010 एंड 11 का। यू कैन सी हाउ टोटल प्रोडक्शंस वाज ग्रोन इन द 40 ईयर्स। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैप को हम स्विच करते हैं कैमरे को, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको किस तरह से ये जो आपका ग्राफ है ये इंक्रीज हो रहा है समय के साथ साथ। तो आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू 2017-71 में और 2010 और 11 में जो शेयर है अलग अलग सेक्टर्स का ये रुपीज में है। ठीक है, ये आपको रुपीज में है। जैसे ऊपर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो 70-71 का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो कितना परसेंट कितना है और 2001 में कितना बढ़ गया है। ओके, फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो है ग्राफ को। तब तक हम थोड़ा कैमरे को स्विच कर लेता हूं। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से किस रेशियो से जो है ये इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन हमारे कंट्री का। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। आखिर हम बात करते हैं, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि टर्शियरी सेक्टर जो ग्राफ दिखाया हम लोगों ने, तो आप लोग देखे कि इसमें जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में तीनों में काफी डिफरेंस जो है इनहांस हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। बट टर्शियरी सेक्टर में देखा हम लोगों ने बहुत सारे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है उसके प्रोडक्शन में। आखिर से क्या रीजंस है? तो एक थर्ड क्वेश्चन वर्क आ रही सामने आपको कि रेजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। आखिर टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन में क्यों इतना रीजिंग हुआ है, क्यों इतना बढ़ा हुआ है, इसके क्या रीजंस है? तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1970 to 71 and in 2010 to 11 while the production in all three sectors has increased। आपने देखा कि लगभग तीनों सेक्टरों में इंक्रीजमेंट हुआ है। इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर, लेकिन सबसे अधिक इंक्रीजमेंट कहाँ हुआ है? टर्शियरी सेक्टर में हुआ है। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2010-11 द टर्शियरी सेक्टर हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। यानी कि स्टार्टिंग पीरियड में आपने देखा कि हमारे कंट्री का 70% पॉपुलेशन जो है प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है, लेकिन बीते कुछ 40 वर्षों में देखा गया कि तीनों सेक्टर में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन सबसे अधिक अगर इंक्रीमेंट की बात हुई प्रोडक्शन में तो किसमें हुआ है? आपको टर्शियरी सेक्टर में। तो आखिर क्या वजह है? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन आता है कि आखिर टर्शियरी सेक्टर हमारे कंट्री में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या वजह है कि टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, बहुत अधिक आपका जीडीपी भी दे रहा है और इसमें अधिक लोग जो है इन्वॉल्व हैं? आखिर क्या वजह है? तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट रीजंस आर गिवन बिलो इन योर बुक्स। तो वी विल डिस्कस अबाउट दीज रीजंस वन बाय वन। सो देखते हैं, फर्स्ट सबसे पहला देखते हैं कि इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज द हॉस्पिटल्स, education, institutional post and the telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies etc are required। सबसे पहली बात है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो सब चीज को
जो सभी लोगों को चाहिए, जैसे आपको सभी लोग चाहिए हॉस्पिटल, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी एरिया के हो। एजुकेशन चाहिए सबको। पोस्ट यानी कि लेटर लेटर सेंड करना, रिसीव करना सबको चाहिए। और टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, ये ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है जो सभी लोगों को चाहिए। और ये थिंग्स है, रिक्वायरमेंट जो थिंग्स है, न तो आपको प्राइमरी से आती है और न ही सेकेंडरी से आती है। कहाँ से आती है ये जो है टर्शियरी सेक्टर का है, ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो इसको बोलते हैं दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। इसे क्या बोलते हैं? बेसिक सर्विस बोलते हैं, क्योंकि इस सर्विस का जो रिक्वायरमेंट है वो सभी लोगों को होता है, सभी लोगों की बेसिक जो है इंपॉर्टेंस होती है। तो इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजंस ऑफ दी सर्विसेज। और किसी भी डेवलपिंग कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस जो बेसिक सर्विसेज हैं वो हम सभी नागरिकों को प्रोवाइड कराएं। इसलिए क्या होता है, सबसे फर्स्ट रीजन है, इसीलिए जो टर्शियरी सेक्टर है वो काफी जो है इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे कंट्री में। सेकेंड क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस एज transport, trade, storage and the like, as we have already seen. Greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand of for the services. थर्ड बात यह है कि अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलप कर भी लें, लेकिन अगर हमारा टर्शियरी सेक्टर डेवलप नहीं है तो क्या होगा, हम अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अधिक डेवलप नहीं कर सकते हैं। ओके, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कुछ अजय रॉकी, ये क्या हो रहा है बेटा? तो आगे देखते हैं कि अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप कर भी लें, अगर हमारा टर्शियरी सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट तैयार जो माल से है या चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी से हो, जब तक लोगों के पास नहीं जा पाएगी तब तक हम जो सेकेंडरी प्राइमरी जो है अधिक डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने के साथ साथ या डेवलप होने के लिए आपका टर्शियरी सेक्टर डेवलप होना ज्यादा जरूरी है। सपोज अगर किसी कंपनी में आपको शुगर बन रहा है, कॉटन का क्लॉथ बन रहा है या फिर अदर्स मटेरियल्स जो तैयार हो रहे हैं, बट उसको फॉर ए प्लेस ले जाने के लिए, उसको मार्केट तक जाने के लिए रोड डेवलप नहीं है, रोड अच्छा खासा नहीं है, तो क्या वहां से ट्रांसपोर्टेड हो पाएगा? क्या वहां से तैयार माल जो है मंडी तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तैयार माल, तो क्या कंपनी में अधिक माल प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को डेवलप होने के लिए टर्शियरी का डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए थर्ड और तीसरा बात क्या है कि थर्ड, एज इनकम लेवल्स राइज, certain sections of the people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private schools, professional training, etc. और सच्ची बात यह है कि जब लोगों का इनकम ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है, जब जैसे जैसे लोगों की जो पैसा जो है इनकम बढ़ जाता है तो लोगों की जो इच्छाएं हैं वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास केवल अभी थोड़ा पैसा है तो मैं सोचूंगा कि चलो भाई जाना है हमको थोड़ा गाजीपुर या जमानिया जाना है, चल जाते हैं पैदल ही। लेकिन अगर ज्यादा पैसा हो जाएगा, सोचेंगे क्या जाना है, तो साइकिल ले लेते हैं, साइकिल से जाते हैं। फिर ज्यादा पैसा होता है, सोचेंगे साइकिल से क्या लेना है, चलो हम बाइक ले लेते हैं। जब बाइक से ज्यादा पैसा हो जाएगा, सोचेंगे बाइक से क्या, धूप ज्यादा सब उसमें लग रहा है, चलो ले लेते हैं फोर व्हीलर। तो उसी प्रकार जब लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ती है तो लोगों की जो इच्छाएं वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे लोग बाहर में खाना पसंद करते हैं, शॉपिंग में जाना पसंद करते हैं, टूरिस्ट प्लेस में जाना पसंद करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल यूज करते हैं, प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, टर्शियरी सेक्टर की डिमांड भी बढ़ते जाती है। इसलिए भी क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बेटा आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं? सृष्टि सिंह रिप्लाई में समझ में आ रहा है कि टर्शियरी सेक्टर क्यों डेवलप हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? एनीवन रिप्लाई में? टर्शियरी सेक्टर क्यों डेवलप हो रहा है, इसमें मैंने तीन टॉपिक पढ़ा। फर्स्ट में पढ़ा जो बेसिक नीड्स है उसके लिए, सेकंड पढ़ा कि प्राइमरी सेकेंडरी को डेवलप करने के लिए, थर्ड है कि इनकम ज्यादा बढ़ती जाएगी तो हमारा जो लेवल्स है वो भी बढ़ जाती है उसके लिए, और हम नेक्स्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले 3 है वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं? सुना रहा ना? मेरी आवाज बराबर आप लोग बजा रही है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट बता पढ़ते हैं 4।
ओवर द पास्ट डिकेड, यानी काफी पीछे 10 वर्षों तक देखते हैं, सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल। हम 10 वर्षों पिछले के बाद देखते हैं कि हमारे कंट्री में या फिर किसी कंट्री में नई नई सर्विसों का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे आपका कम्युनिकेशन हो गया या फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया। इस जो सारे जो फैसिलिटीज हैं ये पहले नहीं था, काफी ये पिछले 10 वर्षों तक आया है और इतना इंपॉर्टेंस हो गया है, इतना इसेंशियल्स हो गया है कि सभी लोगों को ये इसकी रिक्वायरमेंट महसूस होती है और सब लोगों को जो है इसकी इच्छा होती है। तो इस प्रकार से ये जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है और वैसे वैसे क्या करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में डेवलप करते हैं और हमारी जो है इम्पोर्टेंस जो है बढ़ते जाती है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको मैं एक चार्ट दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन सा सेक्टर जो है जीडीपी को ग्रो करता है, जीडीपी जो है प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, किस सेक्टर का जीडीपी कितना शेयर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 71 में और 2010-11 में कंपैरिजन किया गया है कि नियर अबाउट 42% शेयर था प्राइमरी सेक्टर का, 42 से 68% था सेकेंडरी सेक्टर का और आपको 68 से 100% जो था आपको सेक्टर कितना था, टर्शियरी का था। लेकिन देखते हैं कि समय बीतने के साथ साथ 40 वर्षों के बाद जो ये सेक्टर में बदलाव हुआ है वो किस तरह से हुआ है, यानी कि प्राइमरी का शेयर जो कम हो गया है, कुछ परसेंट सेकेंडरी का बढ़ा हुआ है और टर्शियरी का सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है आपको जीडीपी के शेयर में। ओके, तो आखिर क्यों हुआ है? क्योंकि सब अधिक से अधिक जो हमारी पॉपुलेशन है तो क्या करती है, टर्शियरी सेक्टर की तरफ जो है उनका माइंड जा रहा है, टर्शियरी सेक्टर की तरफ जो है उनका आकर्षण हो रहा है। ओके, तो हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट में। जो अगला पॉइंट हमारा है कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड, सबसे अधिक पीपुल एम्प्लॉयमेंट किधर में है। तो आपको यहाँ पर भी फिर एक मैप चार्ट दिखाता हूँ, जो नीचे वाला आपको चार्ट ग्राफ नंबर 3 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले 1970 में जो एम्प्लॉयमेंट है नियर अबाउट 70% पॉपुलेशन जो था प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट था। इसके बाद 10% पॉपुलेशन जो था हमारा सेकेंडरी में था और नियर अबाउट 30% या 20% जो पॉपुलेशन था वो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट था। बट काफी 40 इयर्स बाद देखते हैं जो एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर है, बेटा आपको दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट स्टूडेंट, जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर जो है देखते हैं कि आप 40 वर्षों के बाद जो ये परसेंटेज है आपको क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर का जो परसेंटेज था पहले 70% लोगों को जॉब दे पाता था प्राइमरी सेक्टर, वहीं अब 60 के आसपास जो है 58 के आसपास जो है सिमट करा गया है। जबकि सेकेंडरी सेक्टर में कुछ इंक्रीज हुआ है और टर्शियरी में क्या हुआ है, ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि देखते हैं डे बाई डे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेक्टर्स है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अधिक से अधिक लोगों की जो डिमांड है या जो इच्छा है वो आपको प्राइमरी से हटकर कहाँ जा रही है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर, रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट व्हाइल देयर हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, उसी प्रकार सिमिलरली शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। उस प्रकार एम्प्लॉयमेंट में भी जो है आपको शेयर देखा आप लोग ने कि प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑन इवन नाउ, यानी कि अभी भी जो प्राइमरी सेक्टर हमारे कंट्री में है वो सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रहा है। ओके, व्हाई नॉट सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैपन इन द केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब वेयर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। अब जानते हैं कि इतना इंपॉर्टेंस होने के बाद भी अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो है टर्शियरी सेक्टर में लोगों को अधिक से अधिक जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास उतनी अधिक प्लान नहीं है, उतनी अधिक सुविधाएं नहीं है कि लोगों को प्राइमरी से हटा करके सेकेंडरी और टर्शियरी में जॉब दे दिया जा सके। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, पेज नंबर 26 में है सेकेंड पैराग्राफ, एज अ रिजल्ट मोर देन half of the workers in a country are working in the primary sector। अभी भी हमारे कंट्री में लगभग आधे से अधिक पॉपुलेशन यानी कि 50-60% जो है क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में जॉब कर पा रहे हैं। मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ जीडीपी, यानी कि हमारी पॉपुलेशन जो है सबसे अधिक अभी भी प्राइमरी में इन्वॉल्व है,
लेकिन जो जीडीपी शेयर करती है वो आपको क्वार्टर करती है। इन कंट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज they employ less than the half of the population. Does this means that the workers in agriculture are not producing as much as the could? यानी कि जितना परसेंट हमारे प्राइमरी सेक्टर में लोग इन्वॉल्व हैं, लोग एम्प्लॉयमेंट हैं, जितना चाहिए होता है हमको जीडीपी शेयर करना, उतना जीडीपी शेयर नहीं कर पाते हैं। ओके, तो व्हाट मीन्स दैट, तो हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लेना। देखते हैं कि दिस काइंड ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयमेंट, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो पिछले क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है आपको पढ़ाया गया है, मेनली 3 टाइप का होता है। जो रूरल एरिया होता है, ग्रामीण एरिया होता है, उसमें होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या होता है कि मंथ, ईयर के कुछ ही मंथ जॉब कर पाते हैं, बाकी मंथ लोग बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है डिसगाइज्ड, क्या होता है कि अगर 5 लोगों का वर्क है लेकिन उसमें 10 लोग इन्वॉल्व हैं, 10 लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क है कितने का, 5 लोगों का, तो 5 लोग जो है बिना मतलब का उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वैसे 5 लोगों को बोलते हैं क्या, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और एक होता है आपको जो अर्बन एरिया में पाया जाता है, वो होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी उसे उचित जॉब नहीं मिल पाता है, तो वैसे भी लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट चलते हैं 27 में, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम रोजगार को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप स्वयं कुछ ऐसा करो कि आपको जॉब मिले, आप अपने आप पर आत्मनिर्भर हो, अपने पैर पे खड़े रहो, आप किसी सरकार या किसी अदर वर्ग के भरोसे न रहो। तो हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे, अब हम थोड़ा देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं पेज नंबर 27। From the above discussion, we can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what way can one increase employment for people? यानी कि सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग खुद ही एम्प्लॉयमेंट ना हो, दूसरे के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। तो हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी। हम लक्ष्मी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टोरी है, तो पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। लक्ष्मी जो है रहती है, वो उसके पास 2 हेक्टेयर प्लॉट रहता है जो अनइरिगेटेड रहता है लैंड, यानी कि वहां पर इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं रहती है। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर मनी ऑन बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन। अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अधिक पैसे खर्च करती है और बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। और गवर्नमेंट से लोन लेती है, सरकार इसको फैसिलिटी देती है कि इसके लैंड में, इसके जमीन में इरिगेशन की फैसिलिटी की वेल, ट्यूबवेल की फैसिलिटी होती है, ताकि अपने जमीन को ये एग्रीगेट कर सके और उसमें फसल को है ग्रो कर सके। इसके बाद क्या होता है कि सेकेंड क्रॉप व्हीट ड्यूरिंग द रबी सीजन, let us purpose that 1 hectare of wheat can provide an employment of the 2 people of 50 days including sowing, watering and fertilizing, harvesting। यानी कि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लैंड को इरिगेट करने के लिए, सिंचित करने के लिए उसको लोन प्रोवाइड करती है और उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी जो है डेवलप कराती है। तब क्या होता है कि उसके जो लैंड जो है एक सीजन ग्रो करने के बाद बाकी सब पड़ती रहती थी, वेस्ट लैंड होता था। तो अब उसमें क्या होता है कि वो नियर अबाउट साल में 2-3 या जो है दो क्रॉप्स को आपको हार्वेस्ट कर लेती है। तो उसमें लगभग उसको 50 डेज या 100 कुछ डे का एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। सो 2 more members of the family can be employed in her own field। उसके परिवार का 2 लोग जो है हमेशा एम्प्लॉयमेंट रहते हैं उसमें, यानी जॉब मिल पाता है उसको। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problems of unemployment। उसी प्रकार सरकार कर रही है कि अगर मान लो उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे लैंड्स होंगे, अगर सरकार जो है
अगर लैंड को इरिगेट करने के लिए डैम बना दे, नहरें निकाल दो उसमें डैम से, तो क्या होगा, उस प्रकार की बहुत सारे जो प्रति जमीन होगा उसको इरिगेशन मिल जाएगी। तो वहां पर बहुत सारे लोग जो है जो बेरोजगारी की समस्या थी वो दूर हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इस प्रकार गवर्नमेंट की पास बहुत सारी प्लान्स होती है कि हम किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट में दे और क्या करें उसके लिए। तो नाउ पर्पस ऑफ लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच एंड मोर बिफोर दे वुड आल्सो नीड अ सेल ऑफ दिस। मान लो कि अगर आपके लैंड में बस उसमें कुछ है नहीं, मैं समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर में वो अपना कुछ इरिगेशन की फैसिलिटी हो जाने से, मान लो कोई फसल ग्रो करता है, सपोज शुगर केन की फसल ग्रो करता है, कॉटन की फसल ग्रो करता है, पैडी, राइस, व्हीट या कुछ भी ग्रो करता है, तो अगर उसके यूज से अगर सरप्लस होगा तब क्या होगा, उसको जरूरत होगा मार्केट का, उसको जरूरत होगा आपको अनिकेत आंचल होता है, सेकेंड लेसन है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का। ओके, तो ये क्या होगा कि उसको मार्केट की अवेलेबिलिटी होगी, मार्केट की आवश्यकता होगी, उसको बैंक की जरूरत पड़ेगी, उसको और सारी सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो अगर हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी नई वर्क होता है, तो उसके लिए हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ साथ टर्सरी को भी डेवलप करने का होगा। जैसे जैसे टर्सरी डेवलप होगा, लोगों को सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, तो लोग क्या होगा, वहां भी जॉब होगा। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई गांव है या कोई कस्बा है जहां लोगों की इनकम बहुत लो रहती है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, सपोज दैट, तो अब क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट वहां ध्यान दे देती है, उनके लैंड को इरिगेट कर देती है, या फिर उनकी कंडीशन कुछ अच्छी रहती है, तो क्या करेंगे, जब उन लोगों के पास अर्निंग होगा, अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, सोचेंगे मेरे बच्चे को अच्छा हेल्थ मिले, अच्छे से एजुकेशन मिले, उसके लिए क्या होगा, प्राइवेट विद्यालय या सरकारी विद्यालय में बच्चों को अपना भेजेंगे। तो वहां पर क्या होगा, जब बच्चे विद्यालय में जाएंगे तो वहां प्राइवेट लोग या गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगा। यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को पूरक है, यानी कि क्या करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जॉब को प्राप्त करा सकते हैं, जॉब को मतलब राइज करा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ रेशियो दिया, इसको पढ़ना ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं है। उसी प्रकार दिया है कि राइट टू वर्क, जो गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको बोलते हैं नरेगा। उसे क्या बोलते हैं, नरेगा। ये कब स्टार्ट हुआ था, 2005 में। याद रखना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NREGA, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके अंडर में क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं, डिस्क्लेमर आता है एग्जाम में कि व्हाट डू नो अबाउट नरेगा एंड व्हेन ही वाज इम्प्लीमेंटेड। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, आप पेज नंबर 29 का लास्ट पैराग्राफ है, वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड above would take a long time of implement. For a short term, we need some quick measure. Recognizing this, the central government in India made new implementing the right to work in 200 districts of India and then extend in the additional 130 डिस्ट्रिक्ट। यानी कि भारत सरकार ने बेरोजगारी की समस्याओं को महसूस करते हुए सरकार ने एक रूल निकाला, राइट टू वर्क का, काम करने का अधिकार। पहले इसको मतलब ओनली जो है 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया, इसके बाद जो है इसको विस्तार करके और अधिक 130 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया है। इसके अंडर में क्या होता है, ये जो है आपको इफेक्ट आया है 1 अप्रैल 2008 में। ये नियम लगाया गया कि सभी लोगों को कार्य की गारंटी है, सभी लोगों को कार्य करने का अधिकार है। तो इसके अंदर में हमारे जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली 2005 में निकाली थी, नरेगा। इसके अंदर क्या होता है कि अंडर नरेगा, याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, कि अंडर नरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क आर ग्रांटेड 100 days एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। यानी कि नरेगा के अंदर क्या होता है कि उस व्यक्ति को जो काम करने की इच्छुक है और उसकी जरूरत है, तो सरकार उसके 100 दिन में, साल में 100 दिन यानी कि 3 मंथ जो है काम देने की गारंटी लेती है। अगर इन केस ऑफ इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर मान लो कि उसको साल में सरकार जॉब नहीं दे पाती है, साल में 3 मंथ का काम नहीं दे पाती है, तो उसको बैठे बैठे सरकार उसको 3 महीने का जो है
पेमेंट उसको देगी। ये गारंटी होती है नरेगा की। जिसके पास जॉब कार्ड बनता है पंचायत लेवल पे, तो पंचायत लेवल में जॉब कार्ड बनता है तो उन्हीं लोगों को नरेगा में वर्क दिया जाता है, गवर्नमेंट देती है। और वैसे लोग जो लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, उन्हें क्या होता है, बिना वर्क किए आपको पूरे साल में 100 दिन का पेमेंट गवर्नमेंट उसको देती है। ये नरेगा की स्कीम है, तो इसका याद रखना। नरेगा में आता है, पूछता है कि व्हाट डू नो अबाउट नरेगा, व्हाट इज द स्कीम ऑफ नरेगा, व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड, तो अप्रैल 2005 में। ओके, तो ये था। अब हम लोग कल पढ़ेंगे डिवीजन। क्या बेटा? हेलो, नेट प्रॉब्लम होगा बेटा, तो हम लोग कल आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये पेज नंबर 30 होगा आपका और लास्ट टॉपिक होगा। इसे हम लोग कल खत्म कर लेंगे, पढ़ करके समझ लेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। कल पढ़ेंगे हम लोग इसको, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, और